नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 सामाजिक असमानता अपवर्जन के प्रतिरूप, जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियाँ, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग, महिला समानता का संघर्ष, धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण, निःशक्त जनों की देखभाल, पेज नंबर 46 पर पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है निःशक्त जनों की देखभाल। निःशक्त जन यानी विशेष योग्य जन, जिसे कहा जाता है विकलांगजन या हैंडीकैप्ड की हम देखभाल पढ़ेंगे कि जो विशेष योग्य जन हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी देखभाल किस तरीके से की जाए। निःशक्त जनों को अन्यथा सक्षम या विशेष योग्य जन भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निःशक्त जनों को क्या कहा जाता है, तो निःशक्त जनों को अन्यथा सक्षम या विशेष योग्य जन भी कहा जाता है। अन्यथा सक्षम लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं होते कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं। अब उन्हें क्या कहा गया है कि जो अन्यथा सक्षम लोग हैं वे इसलिए अक्षम नहीं होते कि वे शारीरिक या फिर मानसिक रूप से ही बाधित होते हैं, लेकिन इसलिए भी अक्षम होते हैं कि समाज कुछ रीति से बना है कि वह उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता है। समस्त विश्व में निःशक्तता या अक्षमता को जिस अर्थ में समझा जाता है, उसके निम्नलिखित कारण हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पूरा विश्व है, उस विश्व में जो निःशक्त जन है या अक्षमता वाले लोग हैं, उनको किस कारण से अक्षम समझा जाता है, जिस अर्थ में समझा जाता है, उसके निम्नलिखित लक्षण है। उन्हें विशेष योग्य जन या निःशक्त जन क्यों कहा जाता है। पहला कारण आता है अक्षमता। निर्योग्यता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जो अक्षमता होती है, उस निर्योग्यता को एक जैविक कमजोरी मान लिया जाता है। जैविक यानी उस मनुष्य की कमजोरी मान लिया जाता है। अक्षम व्यक्ति को हमेशा पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जो विकलांग व्यक्ति या निःशक्त जन है, उसको हमेशा पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है। अमूमन विश्व के सभी भागों में एक ऐसी संस्कृति व्याप्त है जहाँ शारीरिक पूर्णता को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, परंतु शरीर का अभाव असामान्य या हेय माना जाता है। ऐसी सोच का मूल कारण उस सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक ऐसी सोच का मूल कारण है जो सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है, जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। बहुत दुखद पहलू यह है कि भारत में प्रचलित प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा एवं संरचना विकलांगता को पिछले जन्मों के कर्मों की परिणति माना जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही परेशान करने वाली दुख वाली बात यह है कि भारत में जो प्रचलित सांस्कृतिक विचारधारा है, वो ये संरचना है, इसको विकलांगता को पिछले कर्मों की परिणति, पिछले कर्मों का परिणाम मानते हैं। परंतु अन्यथा अक्षम शब्द इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पर कहा गया है जो अक्षम शब्द है, वो इसमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। निःशक्त विकलांगजन समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 ना, जिसे विकलांगजन अधिनियम 1995 के रूप में जाना जाता है। निःशक्त जनों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी ही चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 50% पीड़ित हो। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि निःशक्त जन या विकलांग जन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है, परिभाषित किया जाता है, जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा यह यथा प्रमाणित यानी उसके द्वारा प्रमाणित किसी विकलांगता से 40% तक पीड़ित हो, 40% उसमें वो बीमारी पाई जाती हो, तो वो उस विकलांगता की श्रेणी में आता है। ये विकलांगता
दृष्टिबाधिता, अल्पदृष्टि, और जो ये विकलांगता है या अक्षमता है वो दृष्टिबाधिता हो सकती है, अल्पदृष्टि हो सकती है, कुष्ठ रोग या श्रवणबाधिता, चलन विकलांगता, मानसिक रोग, मानसिक मंदता या स्वलीनता, ऑटिज्म या प्रमस्तिष्क अंगघात, सेरेब्रल पाल्सी अथवा ज, छ और ज में से कोई सा भी हो सकता है। वहाँ छ और झ में से कोई सा भी में से को दो या दो का अधिक का संयोजन हो सकता है। जो है ना वहाँ छ और ज इनमें से दो या अधिक का संयोजन भी हो सकता है। उसमें से दो बीमारी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा बीमारी भी हो सकती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विशेष योग्य जन हैं। अब यहाँ पर वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विशेष योग्यजन हैं, यानी कि विकलांग व्यक्ति हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21% है। कुल विशेष योग्यजन में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। अब है विशेष योग्यजनों हेतु संवैधानिक प्रावधान। उनके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए? इसमें पहला बताया गया अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य आहर अभाव के मामलों में से लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये सारी जो हैं इन सब की जिम्मेदारी ये जो है सरकार की है वो करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 243 6 की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 ब की 12वीं अनुसूची जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है। समाज के अन्य कमजोर वर्गों में विकलांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। अब दूसरा पॉइंट आता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम विकलांगता के विभिन्न पहलुओं और विकलांगजनों के कल्याण सशक्तिकरण को केंद्र में रख करके क्रियान्वित किया गया है। ये परिषद पुनर्वास व्यवसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसकी देखभाल करना, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। तीसरा पॉइंट आता है विकलांगता समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और समाज आयोग द्वारा 1 से 5 दिसंबर 1992 में बीजिंग में आयोजित विकलांगजनों का एशियाई और प्रशांत दशक 1993 से 2002 तक की शुरुआत करने हेतु बैठक में अंगीकृत किया। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांगजनों की पूर्ण सहभागिता समानता संबंधी उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने विकलांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 अधिनियमित किया। भारत ने इस उद्घोषणा पर अपनी सहमति दर्ज की तथा हस्ताक्षर किए। अब भारत भी इस चीज़ के लिए तैयार था, उसने इस बात के लिए अपनी सहमति दी और अपने हस्ताक्षर किए। विकलांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के उपबंधों के सामंजस्य और साथ ही बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ सरकार ने राज्यसभा में 7/2/2014 को विकलांग व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 प्रस्तुत किया था। कब किया था? 7/2 यानी कि 7 फरवरी 2014 को
विकलांग व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में प्रस्तुत किया था। अब चौथा पॉइंट आता है ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद में वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला आता है विकलांगजनों को स्वतंत्रता पूर्वक और यथासंभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना। दूसरा आता है विकलांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको उनके परिवार के साथ ही रहने के लिए उनको सहायता की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। तीसरी आती है विकलांगजनों के माता पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्धन करना। यानी मान लीजिए कि किसी भी विकलांग के माता पिता या उनके संरक्षण जो उनको पालन पोषण कर रहे हैं उनकी मृत्यु होने पर उनकी देखभाल उनका संरक्षण के उपायों का भी संवर्धन किया जाए। चौथा आता है जिन विकलांगजनों को संरक्षकों और न्यायाधीशों की ज़रूरत है उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित की जाए। कुछ जो विकलांगजन हैं जिनको संरक्षक की आवश्यकता है या न्यायाधीशों की आवश्यकता है उनके लिए उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है राष्ट्रीय नीति 26 विकलांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006 और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्रों में विकलांगजन हेतु अधिकार को साकार करने संबंधी कार्यनीति। ये विश्वास किया जाता है कि निःशक्त जन देश के बहुमूल्य संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपलब्ध हो तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी ही जी सकते हैं। सरकार ने उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, विकलांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। विकलांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केंद्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान है जिसमें पहला आता है विकलांग रोकथाम, दूसरा पुनर्वास उपाय। अब इसी में आते हैं शारीरिक पुनर्वास रणनीति। शीघ्र शारीरिक कमियों का पता लगाना। जो विकलांगता के जो प्रावधान है उस प्रावधान में पहला है विकलांग रोकथाम की जाए, दूसरा पुनर्वास उपाय। अब शारीरिक पुनर्वास जिसमें शीघ्र शारीरिक कमियों का पता लगाना कि किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की शारीरिक कमी है। दूसरा परामर्श एवं चिकित्सा पुनर्वास। अब यहाँ पर शीघ्र शारीरिक कमी का पता लगा करके उसका तुरंत उपचार कराना, उसका परामर्श लेना। फिर है परामर्श एवं चिकित्सा पुनर्वास। फिर शारीरिक कमी का पता लगाने के बाद में उसकी परामर्श लेना चिकित्सक के द्वारा और चिकित्सक से पुनर्वास करना, बातचीत करना उस संबंध में। फिर सहायक युक्तियाँ, उससे संबंधित जो भी युक्तियाँ हैं उन कार्यों को पूरा किया जाए। दूसरा आता है विकलांगजनों की शिक्षा। अब जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके शिक्षा के अधिकार दिए जाए, उन्हें पूरी तरह से शिक्षित किया जाए। तीसरा आता है विकलांगजनों का आर्थिक पुनर्वास। सरकारी प्रतिष्ठानों में नियोजन, निजी क्षेत्र में पारिश्रमिक आधारित रोजगार, स्वरोजगार, बाधा मुक्त परिवेश, सामाजिक सुरक्षा, विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान। छठा पॉइंट आता है विकलांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 2006। ये संधि पत्र 13 दिसंबर 2006 संधि पत्र 13 दिसंबर और
2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर हेतु रखा गया। इस संधि पत्र के अंगीकरण में विकलांगजनों को संपूर्ण विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने और अपने अधिकारों का लाभ उठाने के लिए राज्य, निजी और नागरिक समाज की एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में वास्तव में सशक्त किया है। अब भारत विश्व के उन कुछ राष्ट्रों में से एक है जिसने इस संधि पत्र की अभिपुष्टि की। 30 मार्च 2007 को भारत द्वारा संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद में इसकी अभिपुष्टि किए जाने के परिणाम स्वरूप देश में ये कानून 3 मई 2008 से प्रभावी हो गया था। अब 7वां पॉइंट आता है विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति तथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, यानी जो विकलांग व्यक्ति है मैट्रिक करने से पहले उनको छात्रवृत्ति दी जाए और मैट्रिक करने के बाद भी उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाए। अब योजना का उद्देश्य, योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो है मैट्रिक पूर्व स्तर पर, मैट्रिक उपरांत स्तर पर अध्ययनरत विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाए, पैसे प्रदान किए जाए, उनकी मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए। फिर आता है वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, मार्गरक्षी, रीडर भत्ता आदि शामिल हैं। जो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए उसमें छात्रवृत्ति है, किताबें हैं और मार्गरक्षी, रीडर वगैरह हैं। फिर आती है इन 2 छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा के उपरांत मेरिट के आधार पर किया जाए। फिर है 8वां पॉइंट विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति की योजना स्नातकोत्तर तथा पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन कर रहे विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रत्येक वर्ष 20 छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए कि हर साल 20 छात्रवृत्तियों को दिया जाए। इनमें से 6 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। जो 20 छात्रवृत्तियाँ उसमें से 6 जो छात्रवृत्तियाँ हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर 9वां पॉइंट आता है विकलांगजनों में कौशल प्रशिक्षणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना। विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 21 मार्च 2015 को कौशल विकास और उद्यम वृत्ति मंत्रालय के सहयोग से विकलांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। इस कार्य योजना का मूल उद्देश्य विकलांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करना है। अलग अलग विकलांगजनों उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बृहत्तर अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक लाभदायक है। फिर आता है जागरूकता विकास तथा प्रचार योजना। जागरूकता विकास एवं प्रचार योजना सितंबर 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के लिए प्रचलित है। इस योजना को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने तथा इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में संशोधित किया गया। अब आता है विकलांग सशक्तिकरण विभाग। विकलांगजनों, निःशक्तजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्यायालय और आधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसेबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया। दिनांक 8/12/2014 को इस विभाग का नाम बदल करके विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग रख दिया गया। जो विभाग बनाया गया था इसका पहले नाम डिसेबिलिटी कार्य विभाग था, लेकिन 8 दिसंबर 2014 को इस विभाग का नाम बदल करके विकलांग जन
सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। ये विभाग विभिन्न पदधारकों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों, राज्यों, संघीय राज्य क्षेत्र सरकारों इत्यादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वय सहित विकलांगजनों एवं विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब अगला पॉइंट आता है विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग का उद्देश्य। एक ऐसा समावेशी समाज बनाना है जिसमें विकलांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। अब आते हैं विभाग के जीवन व्यतीत कर सकें, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रयास करता है। पहला आता है शारीरिक पुनर्वास, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा विकलांगता के प्रभाव को कम करने के लिए ये उपयुक्त सहायक तंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल। फिर आता है पहला इसी का व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक सशक्तिकरण, पुनर्वास व्यवसायिकों, कर्मियों को तैयार करना, आंतरिक कार्य दक्षता, प्रतिक्रियाशीलता, सेवा प्रदायगी में सुधार, समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता सृजन के माध्यम से विकलांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन, विशेष योग्यजनों की पीड़ा समझने एवं उन्हें आम धारा में सम्मिलित करने हेतु एक बृहद दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मानव जन्म में विशेष योग्यजनों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त अब यहाँ पर बताया गया कि मानव जन्म में विशेष योग्यजनों के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त जन व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समाज में विशेष योग्यजनों के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ ही लोगों की विकलांगता के मुद्दे की और पूरे विश्व की समझ को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निःशक्त जन दिवस का उद्देश्य बहुत बड़ा है। विशेष योग्यजनों की देखभाल के लिए सरकारी स्तर पर यद्यपि अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि उनके प्रति सम्मान की दृष्टि संवेदनशील, सहयोगात्मक होना अपरिहार्य है।